नमस्कार, मैं अनुराग नेमा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी सपरिवार कुशल होंगे। इसके साथ ही मैं ये भी आशा कर रहा हूं कि आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं और आप कहीं ना कहीं उनसे लाभान्वित हो रहे होंगे या आपके ज्ञानवर्धन में वो कुछ अपनी उपयोगिता साबित कर रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है जिसे हम फॉर्म 26S एक कॉन्सेप्ट का नाम दे सकते हैं। मित्रों, इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के पीछे जो अभी वाकया घटित हुआ, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि सर, मुझे आयकर विभाग से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं उसे नहीं समझ पाया। मैंने अपने घर में किसी को उसे दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें आपको कुछ 51,000 रुपये मांगे गए हैं। मैंने कहा क्या वो जो आपको वहाँ से प्राप्त हुआ है उसे आप उसकी पिक्स लेकर मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कोविड है तो हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं कोई क्लाइंट हमारे ऑफिस में आए। उनकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ये सावधानी आवश्यक है। जब उन्होंने मुझे वो जो उन्हें नोटिस आया था मुझे व्हाट्सएप पर भिजवाया, मैंने उसे अपने मेल पर लेकर उसे एक बार देखा तो बेसिकली वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 143(1) के तहत इशू किया गया एक इंटीमेशन था। ध्यान दीजिए, आयकर विभाग जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उस रिटर्न को प्रोसेस करता है और एज ए कंक्लूजन ऑफ द प्रोसेस वो आपको एक इंटीमेशन भेजता है जिसे सेक्शन 143(1) के अंतर्गत इशू किया जाता है। ये जो इंटीमेशन होती है ये कॉलमर फॉर्म होता है जिसमें एक साइड एक कॉलम होता है आपके द्वारा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारियाँ, दूसरा कॉलम होता है जिसमें उनके द्वारा असेस किए गए अमाउंट्स या जानकारियाँ लिखी होती हैं। जैसे आपने अपनी रिटर्न फाइल की, उसमें आपने वेतन से आए सैलरी इनकम दिखाई से 5,50,000 रुपये। उनके अनुसार आपकी आय 550 थी तो एक कॉलम जो आपके द्वारा जारी की गई जानकारी का होगा उसमें 5,50,000 लिखा होंगे। उसके बगल में जो दूसरा कॉलम होगा जिसमें आयकर विभाग के द्वारा असेस की गई राशि लिखी होगी, अगर उन्होंने भी उतना ही असेस किया तो यहाँ भी 5,50,000 लिखा होगा। इसी तरह से एक के नीचे एक सारे हेड से आपके द्वारा दी गई जानकारी प्लस उनके साइड बाय साइड उनके द्वारा असेस की गई जानकारियाँ लिखी होती हैं। ठीक है, हम जब उस इंटीमेशन का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि बाकी सारे कॉलम में जो अमाउंट्स इन्होंने अपने रिटर्न में दर्शाए थे वो और जो आयकर विभाग के द्वारा असेस किए गए, निर्धारित किए गए अमाउंट्स थे वो मैच कर रहे थे, एक से चल रहे थे, सिवाय टीडीएस की राशि के। इन्होंने अपना जो टीडीएस दिखाया था, अपने रिटर्न में जो टीडीएस दिखाया था उसकी राशि और आयकर उसके साइड में जो दूसरा कॉलम है उसमें आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई टीडीएस की राशि या से समझी गई टीडीएस की राशि में कुछ 51,000 का अंतर था। ठीक है, मतलब इन्होंने क्लेम किया था कि मेरी ये आय है और इस आय पर मुझे इतना टैक्स बनता है, जितना भी बनता है मैंने टीडीएस के थ्रू वो अमाउंट जमा कर दिया है, इस वजह से मेरे द्वारा पेबल अमाउंट 0 है। ये इन्होंने अपने रिटर्न में सबमिट किया था। डिपार्टमेंट ने जब इनके रिटर्न का अध्ययन किया या स्क्रूटनाइज किया, उनके अनुसार बाकी सारे फिगर्स मैच कर रहे थे, बस उन्हें इनके द्वारा जो जमा की गई राशि थी टीडीएस के रूप में वो राशि नहीं मिली। इस वजह से उन्होंने इनके द्वारा क्लेम किए गए अमाउंट के बगल में टीडीएस की राशि 0 लिखी थी और अंततः इनके रिटर्न में दिखाया गया था कि ना तो कोई टैक्स बनता है, ना ही कोई टैक्स वापस लेना है, ना कोई डिमांड है, ना ही कोई रिफंड है, 0 अमाउंट है। जबकि डिपार्टमेंट के अनुसार इनसे 51,000 थोड़ा अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा था, ब्याज की वजह से हो सकता है, थोड़ा 51,000 इन्हें देना बनता है। ये थोड़े चिंतित थे, जाहिर सी बात है। इनके अनुसार ये कैसे हो सकता है, मैं तो पूरा अमाउंट पहले ही डिडक्ट करा चुका हूँ। अब ऐसे केसेस फ्रेंड्स, ऐसे केसेस
हमारे पास साल में 4 या 5 बार नॉर्मली आते ही हैं। आप में से जो लोग सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे होंगे उनके नॉलेज में भी ये चीज़ें होंगी। यस, ये कोई बहुत एबनॉर्मल बात नहीं है। अगर ऐसे केसेस हमारे पास हैं या ऐसी स्थिति हमारे ऊपर हो तो हमें इसे किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। पहली चीज़, ये कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपका टैक्स वाकई में डिडक्ट हुआ है तो देयर इज़ नो नीड टू वरी एट ऑल। बस कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। इन्हें आप, जो हम अभी इस केस को देख रहे हैं, जिस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं, इसे आप एज अ गाइडेंस या एज अ सजेशन भी ले सकते हैं। इस स्थिति में हमारे जो क्लाइंट है उनसे हमारा एक प्रश्न था कि ठीक है, एग्री, आपका जो टैक्स आप कह रहे हैं वो डिडक्ट हुआ है, लेकिन क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है कि आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। समझिए, उनके पास इस स्थिति में क्या क्या प्रूफ हो सकते हैं। एक प्रूफ उनका पे स्लिप, उनका वेतन पत्रक, जिसमें एक कॉलम होता है टीडीएस का, जिसमें उनके मंथली बेसिस पर, अगर हम पे स्लिप की बात करें तो मंथली बेसिस पर उनकी सैलरी से जो टैक्स का अमाउंट उनके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया होगा वो मेंशन होता है। तो अगर हमारे पास उनकी पूरी 12 महीने की पे स्लिप्स हों तो उनमें, उन इंडिविजुअल पे स्लिप्स में जो अमाउंट डिडक्ट हुए होंगे उनका टोटल हम करके देख सकते हैं क्या वाकई में इनका इतना टैक्स कटा है। या फिर उनके पास वेतन पत्रक, जिसे सैलरी शीट या सैलरी स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है, अगर उनके पास उनका वेतन पत्रक है तो उसमें भी एक कॉलम होता है टीडीएस का, जिसमें 12 मंथ का एक सिंगल शीट होती है, जिसमें 12 मंथ के मंथली बेसिस पर डिडक्ट हुए फिगर्स मेंशन होते हैं, लास्ट में उसका टोटल होता है। ये अमाउंट भी उनके द्वारा कटाए गए टैक्स को दर्शाता है। एक तीसरा और शायद ज़्यादा रिलायंस रखने वाला, ज़्यादा भरोसेमंद विकल्प है, जिसे फॉर्म 16 या फॉर्म 16 के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रावधान है उनके बारे में अगर हम बात करें तो जो डिडक्टर्स हैं, जैसे इस केस में हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर की, है ना। डिडक्टर क्यों कहेंगे इनको? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि इनका टैक्स डिडक्ट करे, डिपॉजिट करे। यस, इनके जो एम्प्लॉयर हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां मैं कह रहा हूँ, उनका पहला दायित्व है कि वो अगर किसी एम्प्लॉय का, उनके किसी एम्प्लॉय का इनकम टैक्स बनता है तो उसे डिडक्ट करें। पहली चीज़, जो उन्होंने डिडक्ट किया है उसे वो डिपॉजिट करें चालान के ज़रिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट डिडक्टर है, तो बुक एंट्री के ज़रिए। तीसरा जो उनका दायित्व है वो यह है कि जो अमाउंट उन्होंने चालान के ज़रिए या बुक एंट्री के ज़रिए जमा किया है, उसका, जिसका टैक्स डिडक्ट किया है, जिसे हम डिडक्टी कह सकते हैं, या हमारे केस में जो एम्प्लॉई है उसे एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट इशू करें। ध्यान दें, अगर ऐसा सर्टिफिकेट सैलरी के केस में इशू किया जाता है तो इसे फॉर्म 16 के नाम से जाना जाता है। जी, असेसमेंट ईयर 2020, जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो फॉर्म 16 है उसे इशू करने की कट ऑफ डेट थोड़ा बढ़ाई गई है। नॉर्मली 31 ऑफ मई होती है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 उसे 15 ऑफ अगस्त 2020 किया गया है। अगर हम पिछले ईयर्स की बात करें तो यस, 31 ऑफ मई तक उन्हें उसे इशू कर देना कंपलसरी है। ठीक है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें उसे जो उन्होंने डिडक्ट किया है उसे एक टीडीएस स्टेटमेंट के जरिए, सैलरी के केस में एक स्टेटमेंट होती है जिसे 24Q के नाम से जाना जाता है, उन्हें उसे डिपॉजिट भी करना होता है। ये जो फॉर्म 24Q होता है उसके जरिए एम्प्लॉयर, जो डिडक्टर है, उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नॉलेज में लाना होता है कि साहब मैंने इतना टैक्स डिडक्ट किया, एक कंसोलिडेट फिगर है, से 1 लाख रुपए मैंने टैक्स डिडक्ट किया। इसके साथ में उन्हें डिटेल देनी होती है कि 1 लाख रुपया मैंने इन लोगों का डिडक्ट किया। उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए इस डिडक्टर को उस फॉर्म 24Q में इन लोगों के पैन नंबर भी देने होते हैं। जैसे कि मिस्टर एक्स का मैंने 51,000 डिडक्ट किया, जिनका पैन ये है। ठीक है, समझिएगा, जब ये जो डिडक्टर इस फॉर्म को अपलोड करता है, इस फॉर्म नंबर 24Q को अपलोड करता है, तो डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि ये डिडक्टर हैं,
इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट एक नंबर इशू करता है जिसे हम TAN, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, 10 इसे शॉर्ट में कहते हैं। पैन से अलग होता है ये, ठीक है। ये नंबर पर डिपार्टमेंट को मालूम होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम होता है कि भाई इन्होंने इस ईयर में इतने लोगों के इतने अमाउंट्स डिडक्ट किए हैं जो उन्होंने इस चालान या इस बुक एंट्री के जरिए डिपॉजिट भी कर दिए हैं, ठीक है। अब होता यह है कि जब डिपार्टमेंट ये फॉर्म 24Q रिसीव करता है तो उनके सॉफ्टवेयर के जरिए, डिपार्टमेंट के पास सॉफ्टवेयर्स हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, वो इन सॉफ्टवेयर के जरिए उन लोगों के उन इंडिविजुअल पेन्स पर, परमानेंट अकाउंट नंबर्स, उन पेन्स पर वो डिडक्ट एंड डिपॉजिट किए गए अमाउंट्स एंटर करवा देते हैं। मतलब से हमारे जो क्लाइंट हैं, से X है ना, 51,000 का फिगर आपको रिकॉल अगर हो रहा हो, इनके पेन पर ये 51,000 डिपॉजिट हो गया है, ये इनके नॉलेज में आना चाहिए। यस, अभी थोड़ा यहाँ पॉज हम लें। हम जब उस पर्सन से, जो हमारे क्लाइंट थे, X हम नाम दे चुके हैं उनका, वो जब हमारे पास आते हैं, सर हमारा तो टैक्स डिडक्ट हो चुका था, डिपॉजिट हो चुका था, तो ये डिमांड नहीं आनी चाहिए थी। जब हम इन्हें हेल्प करने के लिए, इन्हें असिस्ट करने के लिए इस केस को अप्रोच करते हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरा उनसे था कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। इनके पास इनकी पे स्लिप हो सकती है, इनके पास इनकी सैलरी शीट हो सकती है, लेकिन हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए है वो आप समझ चुके हैं, फॉर्म नंबर 16 होगा। मैंने उनसे कहा कि सर आप अपना फॉर्म 16 मुझे अवेलेबल कराएं, क्योंकि पिछले ईयर का केस है ये, उस ईयर का फॉर्म 16 इनके पास होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा कि नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए डेडलाइन 15 अगस्त 20 की गई है, जो अभी तक आई नहीं है। इस वजह से अभी बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास अभी फॉर्म 16 नहीं है, लेकिन चूंकि ये केस पिछले ईयर का है, उनके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। अगर उनके एम्प्लॉयर ने उन्हें फॉर्म 16 नहीं दिया है तो उन्हें अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच करना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करके ये फॉर्म अपने पास लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं जैसा इसे TDS सर्टिफिकेट के नाम से एड्रेस कर रहा हूँ, तो आपको ये फॉर्म होगा, है ना। जैसे हम ग्रेजुएट हैं, हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है, ओके, हमारी डिग्री या हमारी मार्कशीट जो इस चीज़ को प्रूफ करती है कि यस हमने ये क्वालिफिकेशन हासिल की है। उसी तरह से अगर आपका टैक्स हुआ है, अगर आपका TDS हुआ है, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इस चीज़ को प्रूफ करेगा कि यस इनका टैक्स एक्चुअल में डिपॉजिट हुआ है। एंड अगेन इसमें ये प्रिकॉशन रखिए कि ये सर्टिफिकेट, जैसा भी मैंने कहा, कि इसे अपने पास अपने पोजीशन में रखें। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़, ये ट्रेसेस, ये TDS की स्पेसिफिक वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए, ओके। ये मैनुअली हाथ से बनाया हुआ या कंप्यूटर में टाइप राइट किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसे अगर ऑथेंटिक TDS सर्टिफिकेट के रूप में आप यूज़ करना चाहते हो तो ये ट्रेसेस से डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। एंड यस, ये साइन एंड सील्ड होना चाहिए। आजकल डिपार्टमेंट एक फैसिलिटी दे रहा है डिडक्टर्स को, एम्प्लॉयर्स को, वो इसे डिजिटली साइन भी कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो अपना फॉर्म नंबर 16 जो ट्रेसेस से डाउनलोड किया हुआ हो वो आपके पोजीशन में होना चाहिए, ओके। मैंने इनसे कहा कि सर मुझे वो फॉर्म 16 दिखाएं। उन्होंने मुझे जो फॉर्म 16 दिखाया, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेसेस से डाउनलोड किया हुआ नहीं था, ओके। फिर भी साइन एंड सील था, तो हमारे पास अगर ज़रूरत पड़ती है तो फाइट करने के लिए ग्राउंड था कि साहब मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या इस केस में हम फाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कर सकते हैं? आंसर है केस थोड़ा टफ होगा, ओके। हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इस केस में ऐसा ही था या हर एक केस में ऐसा ही होता है। देखिए क्या क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में, हमारा टैक्स जो हमारी सैलरी से डिडक्ट हुआ वो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स तक नहीं पहुंचा। इसकी वजह क्या क्या हो सकती है? इसकी एक वजह हो सकती है कि आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया हो लेकिन डिपॉजिट नहीं किया हो सकती है। मैं कहूँगा ये एक फ्रॉड केस है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सरासर गलत है।
जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनकी कंप्लेंट होनी चाहिए, एंड ही इज़ लायबल और शी इज़ लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन ऑल्सो। ओके, आजकल नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इसके अगर आपका कोई ऐसा केस है, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, इसके चांसेस बहुत कम है, फिर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं की जानी चाहिए। दूसरा केस, दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि उन्होंने डिडक्ट किया हो, उन्होंने इसे डिपॉजिट भी किया हो, लेकिन जैसा अभी मैं बात कर रहा था, फॉर्म नंबर 24Q इसे अपलोड नहीं किया। ओके, आप समझिएगा, डिपार्टमेंट के पास पैसे तो पहुंच चुके होंगे, जो डिडक्ट आपके एम्प्लॉयर ने अमाउंट किए होंगे वो आपके अकेले के नहीं किए होंगे, काफ़ी सारे लोगों के किए होंगे। तो उन्होंने ये अमाउंट डिपार्टमेंट को डिपॉजिट तो कर दिए होंगे, लेकिन डिपार्टमेंट इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि ये किन किन लोगों का पैसा है। जब तक डिपार्टमेंट के पास ये चीज़ नहीं होगी, जब तक डिपार्टमेंट के पास TDS स्टेटमेंट, जिसे हम 24Q कह रहे हैं, शायद आपको याद हो जाए ये, जब तक उनके पास ये स्टेटमेंट नहीं पहुंचेगी तब तक वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये किन का है, किन इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉई हैं उन जिनका है, जिनके पैन में इसे क्रेडिट करना है, जिनके पैन में इसे चमक दिखा देना है। ये वो लोग होंगे जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे और उस रिटर्न में बताएंगे कि हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ था और डिपॉजिट भी हो चुका है, ताकि चूंकि ये पैसे हमारे पास, डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ये सोचेगी कि हाँ ये लोग हैं जिन्होंने अपने रिटर्न में इतने अमाउंट क्लेम किए हैं और इन्होंने जो TDS के अमाउंट अपने रिटर्न में क्लेम किए हैं वो हमें मिल भी चुके हैं, है ना, मिल भी चुके हैं। ये मैचिंग कैसे होगी? हमारे एम्प्लॉयर के जरिए जमा किए गए फॉर्म नंबर 24Q के जरिए। मतलब जब तक आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 24Q डिपॉजिट नहीं कर देगा तब तक आप के पैन के अगेंस्ट में वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं होगा, भले ही डिडक्ट हुआ हो, भले ही डिपॉजिट हो चुका हो। अगर ऐसे केसेस हैं तो भी मिसमैच होगा, और इस मिसमैच की वजह से हो सकता है जेन्युइनली आपने डिडक्ट करवाया भी है, जेन्युइनली आपने अपने रिटर्न में उसे क्लेम भी किया है, लेकिन चूंकि अमाउंट मैच नहीं हो रहा है डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में, आपके स्पेन के अगेंस्ट में वो अमाउंट नहीं दिख रहा है, इस वजह से भी डिमांड क्रिएट हो सकती है। बहुत बार एक तीसरी स्थिति भी होती है। पहली स्थिति, आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया लेकिन डिपॉजिट ही नहीं किया। दूसरी स्थिति, एम्प्लॉयर ने डिडक्ट भी किया, डिपॉजिट भी किया, लेकिन जो TDS स्टेटमेंट है फॉर्म 24Q वो फाइल नहीं किया। तीसरी स्थिति, ऐसा भी होता है बहुत कम केसेस में, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया, डिपॉजिट भी किया, उन्होंने फॉर्म 24Q भी फाइल किया, लेकिन क्लेरिकल एरर, टाइपोलॉजिकल एरर, उन्होंने आपका पैन नंबर गलत टाइप कर दिया, H की जगह J या ऐसा कुछ। ओके, इस वजह से भी वो अमाउंट डिपार्टमेंट को रिलेट नहीं कर पाएगी कि भाई ये किस पैन का है। उल्टे अगर वो जो पैन गलती से डाला गया है वो किसी रियल पर्सन का पैन है तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। हो सकता है वो दूसरा पर्सन उसका रिफंड क्लेम कर ले, उस स्थिति में चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। ओके, इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मैं इस टॉपिक पर थोड़ा आपका फोकस है, आपका ध्यानाकर्षण चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगेन पॉज लेते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ हद तक आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स, भी ऐसी स्थिति हमारे साथ निर्मित ना हो, हम क्या करें, है ना, इन प्रिवेंटिव मेजर्स पर हम थोड़ा ध्यान दें। जो हमारा टॉपिक है उस पर मैं आऊँगा, दैट इज़ फॉर्म नंबर 26AS। ध्यान दीजिए, ये जो 26AS है इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन मैंने इसका एक फुल फॉर्म बनाया है समझने के लिए, दैट इज़ अस्सी सेफ्टी। 26 अस्सी सेफ्टी। Why I am addressing this as अस्सी सेफ्टी, लेट मी एक्सप्लेन। देखें, ये 80 के एंड पर, 80 मतलब टैक्स पेयर, हमारे इस केस में मिस्टर एक्स द एम्प्लॉई, ओके, द रिटर्न फाइलर, इनके पैन में जब ये E-फाइलिंग पोर्टल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो इनके लॉगिन आईडी में ये रिफ्लेक्ट होने लगता है कि आपका इतना TDS हुआ है। हो सकता है इनके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया हो सकता है इनके बैंक में डिपॉजिट्स हों,
तो एफडीज हो तो इनके बैंकर ने डिडक्ट किया, हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्टर हो तो जो जिस पर्सन से इनको पेमेंट्स आती हैं उन्होंने डिडक्ट किया, कहीं से भी हो सकता है ये कमीशन एजेंट हो तो इंश्योरेंस कंपनी ने डिडक्ट किया। ध्यान दें, जो रिलीवेंट पर्सन्स हैं, जो कंसर्न पर्सन्स हैं, जब जब वो लोग टैक्स डिडक्ट करके डिपॉजिट करके अपना जो टीडीएस स्टेटमेंट है वो फाइल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पैन में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। और चूंकि ये मल्टीपल जगह से डिडक्ट हुआ हो, ऐसा हो सकता है, इस वजह से डिपार्टमेंट ने एक फॉर्म इशू किया, एक सेफ्टी मेजर बनाया है जिसे हम फॉर्म 26AS के नाम से जानते हैं। जब आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल में अपने पैन के अगेंस्ट में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को मैं एक स्पेसिफिक प्लेस बोलूँगा जहाँ पर आपका जहाँ से भी टीडीएस हुआ होगा वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसे थोड़ा समझने के लिए हम एक या दो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसे पीएफ रिलेटेड होता है बहुत बार कि हमारा प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हुआ हो, लेकिन अगेन है ना, बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें एम्प्लॉई ने कहा कि भाई साहब मैं जब तक काम कर रहा था तब तक मेरी सैलरी से पैसे डिडक्ट होते जाते थे, अभी मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं अपने एम्प्लॉयर से अपने पीएफ के पैसे को वापस मांग रहा हूँ और मेरा एम्प्लॉयर कह रहा है कि साहब आपका तो कोई डिडक्ट हुआ ही नहीं है, आपके पीएफ अकाउंट में कुछ बैलेंस ही नहीं दिख रहा है। मतलब अगेन है ना, एक फ्रॉड का केस है ये, जिसमें एम्प्लॉयर ने उसको सैलरी कम दी, उसे बताया कि भाई मैं तुम्हारा पीएफ जमा कर रहा हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एम्प्लॉयर ने वो कहीं कुछ जमा नहीं किया था। लेकिन उसे पता कब चला? एट द एंड ऑफ द टेनर, जब वो 60 साल या 65 साल का हो चुका है, उस समय उसके नॉलेज में आ रहा है कि साहब मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ है। ओके, कितना अच्छा होता कि वो टाइमली मैनर पर वो उस चीज़ को देख पाता कि हाँ ये डिडक्ट करते हैं, वो पैसा मेरे पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होता जाता है। आज की डेट में शायद आपको पता होगा, आपको एसएमएस के जरिए आपको वेबसाइट में लॉगिन फैसिलिटी दी गई है, आप रेगुलर बेसिस पर चेक कर सकते हो कि हाँ मेरा ये जो अमाउंट डिडक्ट हो रहा है वो वाकई में एक्चुअल में मेरे पीएफ अकाउंट नंबर में शो भी हो रहा है, जिससे मैं ज़रूरत पड़ने पर निकाल भी सकूंगा। एक सेफ्टी है, एक एश्योरेंस है, ओके, जिसे इनकम टैक्स में भी अप्लाई किया गया है इस फॉर्म 26AS के जरिए। इस फॉर्म में मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, इस फॉर्म को रेगुलर बेसिस पर आप देखें। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब जब टीडीएस होते हैं कुछ समय लगता है चीज़ों को अपडेट होने में, जब तक आपका एम्प्लॉयर वो फॉर्म जो टीडीएस स्टेटमेंट्स हैं फाइल नहीं कर देता, और जब तक वो फॉर्म प्रोसेस नहीं हो जाते तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, टाइमली मैनर पर एक रेगुलर इंटरवल पर आपका अमाउंट यहाँ डिडक्ट हो रहा होगा और कुछ दिनों में वो आपके इस 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आप अपने एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप अपने पैन को लॉगिन करके अपने फॉर्म 26AS को जरूर देख सकते हैं, और देखना भी चाहिए। आपको उससे ये अपडेट्स मिलेंगे कि ठीक बात है, टैक्स डिडक्ट हो रहा है, अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो भी मैं जब रिटर्न फाइल करूँगा तो इसे क्लेम कर पाऊँगा। स्थिति तब चिंताजनक होती है तब जब डिडक्ट तो हो रहा है लेकिन यहाँ रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। एंड अगर एक दो बार ऐसा आपके नॉलेज में आता है कि इन्होंने डिडक्ट किया लेकिन वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप इस मैटर को अपने एम्प्लॉयर को पॉइंटेड आउट तो कर सकोगे एटलीस्ट। भाई हो सकता है उसकी इंटेंशन सही हो सकता है वो डिपॉजिट करता भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे गलत पैन में डिपॉजिट कर देता हो। आप उसे टाइमली मैनर पर अगर इंटीमेट करेंगे तो हो सकता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार पाए और आगे उन्हें रिपीट ना करे। ओके, तो ये हुआ फॉर्म नंबर 26AS। अभी मैं इस केस को कंक्लूड करूंगा। जो अभी हम जिनकी बात कर रहे थे, हमने इनसे फॉर्म 16 डिमांड किया था। यस, फॉर्म 16 में जो हमने नोटिस किया कि यस इनका टैक्स डिडक्ट हुआ है, इनके पास एक सर्टिफिकेट भी है। हालांकि वो सर्टिफिकेट ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ नहीं था, फिर भी एक सील्ड एंड साइल्ड डॉक्यूमेंट था इनके पास। हाँ जी, ध्यान दीजिए, आप कभी कोई सर्टिफिकेट लें, अगर आप उस पर सील या साइन नहीं लेते हैं तो वो एक उस चेक की तरह हो जाएगा जिसमें अमाउंट तो अच्छा खासा लिखा है लेकिन जिसने इसे इशू किया है उसके सिग्नेचर नहीं है। आप समझ रहे होंगे, उसकी कोई वैल्यू, कोई इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। फॉर्म 16 जब भी लें सील और साइन करवा कर लें। हमने
उनके एम्प्लॉयर को एक लेटर इशू किया कि साहब ये एक फॉर्म आपने इशू किया था जिसके अनुसार इनका आपने टैक्स डिडक्ट किया है, लेकिन इनके 26S में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड नोटिस रिसीव हुआ है, कृपया इस मैटर पर ध्यान दें। अभी हमने कुछ वेट किया, हमने नोटिस किया कि एम्प्लॉयर ने कोई रिस्पांस नहीं किया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने एक लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखा। आपके जो रिटर्न्स फाइल होते हैं उसमें वार्ड या सर्किल मेंशन होता है, ये आप पर जुरिडिक्शन रखने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर का रेफरेंस नंबर होता है। आप कभी डिपार्टमेंट से करस्पॉन्डेंस करते हैं तो ध्यान रखना होता है कि आप इस पर्टिकुलर वार्ड के पर्सन इंचार्ज जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं नॉर्मली, है ना, किन्हीं जगहों पर कमिश्नर्स भी होते हैं, नॉर्मली इनकम टैक्स ऑफिसर्स को एड्रेस करते हुए लेटर लिखें। हमने जो किया इस केस में, जो फर्स्ट स्टेप थी हमारी, हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नॉलेज में ये फैक्ट लाए। हमने उन्हें बताया कि ये रिटर्न हमने फाइल किया था जिसमें हमने ये TDS क्लेम किया था, जिसके प्रूफ के रूप में ये फॉर्म 16 हमारे पास है, लेकिन अभी ये फॉर्म जो 16 है वो किसी वजह से अपडेट नहीं है। इस विषय में हमने हमारे एम्प्लॉयर को लिखा है, जिसकी पावती, जिसका एक्नॉलेजमेंट हम यहाँ अटैच कर रहे हैं। कृपया इस मैटर पर ध्यान दें और जो डिमांड दिख रही है उसे नलीफाई करें, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा जो टैक्स बनता था वो ईमानदारी से हम जमा कर चुके हैं। अगर कहीं कोई फॉल्ट है या कुछ मिस्टेक है तो वो हमारे एम्प्लॉयर के एंड पर है। जब इस तरह का लेटर हमने डिपार्टमेंट के पास जमा किया तो डिपार्टमेंट ने एक लेटर अपने एंड से हमारे एम्प्लॉयर को, हमारे जो मिस्टर एक्स हैं उनके एम्प्लॉयर को एक लेटर इशू किया, जिसमें उन्होंने इस फैक्ट को, जो हमारा लेटर है, उन्होंने उस फर्दर जो प्रोसीडिंग्स की उसके साथ में हमारे लेटर की कॉपी भी लगाई, हमारे द्वारा डिपार्टमेंट में जमा किया गया फॉर्म 16 की कॉपी भी लगाई। उन्होंने उस लेटर को इस एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा कि काइंडली कंफर्म वी हैव रिसीव्ड दिस लेटर फ्रॉम दिस पर्सन हैविंग पैन नंबर दिस एंड ही हियरबाय रिक्वेस्टेड अस टू नलीफाई द डिमांड, but since the amount does not reflecting in this PAN number, so kindly confirm whether you have actually deducted this much of amount or not। आप समझिए, अगर हम हमारे एम्प्लॉयर से बात करते हैं तो बहुत बार हमें उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, लेकिन अगर यही काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, जैसा इस केस में हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे एम्प्लॉयर को एक नोटिस दिया एंड जब भी वो नोटिस मिला तो नेचुरली उन्होंने उस पर अटेंशन दी। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, उन्हें इसे या तो कंफर्म करना था या डिनाई करना था। डिनाई वो कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास फॉर्म 16 की ओरिजिनल कॉपी थी जिसमें उनके साइन सील थे, हम कोर्ट जा सकते थे अगर ज़रूरत पड़ती तो। उन्होंने अपने रिकॉर्ड चेक किए, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में देखा कि इनका इतना टैक्स डिडक्ट हुआ है, किसी वजह से वो अपडेट नहीं है, बीट फॉर्म 24Q डिपॉजिट नहीं हुआ है या फॉर्म 24Q में इनका पैन गलत लिख गया है। इन एनी केस उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, चूँकि टैक्स डिडक्ट हुआ था, हमारी सैलरी से उतना पैसा कटा था, तो राइटफुली उन्हें वहाँ कंफर्मेशन देनी ही थी। एंड इस बेसिस पर जब ये कंफर्मेशन उन्होंने डिपार्टमेंट को दी तो डिपार्टमेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए हमारी डिमांड नलीफाई की। आप समझिएगा, आज की डेट में डिपार्टमेंट इस फैक्ट पर आपके फॉर्म 16 के बेसिस पर आपकी डिमांड नलीफाई कर सकता है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक सर्कुलर भी है, मैं अपने कमेंट बॉक्स में उस सर्कुलर का रेफरेंस भी आपको दूंगा, आप इसे आवश्यकता अनुसार उपयोग में ला सकेंगे। तो डिपार्टमेंट हैज़ गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू नलीफाई द डिमांड इफ दे हैव रिसीव्ड कंफर्मेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। लेकिन अगेन देखिए, ये केस तो हैंडल हुआ, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एज ए प्रिकॉशनरी मेजर ऐसी नौबत ही ना आने दें। अपना फॉर्म 26S टाइमली बेसिस पर चेक करें, अपने पोजीशन में फॉर्म 16 जो ट्रेसेस से डाउनलोडेड हो वो रखें। फॉर्म 26S आपके लिए प्रिवेंटिव मेजर होगा, आप उसे रेगुलर बेसिस पर चेक करें। अगर आपकी सैलरी से जो अमाउंट्स TDS के रूप में डिडक्ट हुए हैं या कहीं और आपका TDS हुआ है और यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो काइंडली कॉन्टेक्ट टू द डिडक्टर फर्स्ट।
एक बार उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे कहें साहब ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आप देखें कुछ अगर कमी हो तो उसे सुधारें, ताकि आगे हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस ना करनी पड़े, आगे हमें लिटिगेशंस में इन्वॉल्व ना होना पड़े। साथ ही साथ फॉर्म 16 अपने पास रखें। ध्यान दें, मैं फॉर्म 16 बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हम अभी सैलरी रिलेटेड बात कर रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए, अगर सैलरी के अलावा किसी और दूसरी जगह डिडक्शंस होते हैं तो वहाँ फॉर्म 16A यूज होता है, जिन दोनों को हम कॉमनली TDS सर्टिफिकेट कहते हैं। तो अगर आपका TDS हुआ है तो आप सामने वाले से, जो आपके डिडक्टर्स होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करके फॉर्म 16 या फॉर्म 16A, इन शॉर्ट TDS सर्टिफिकेट अपने पोजीशन में ज़रूर रखें। ये दोनों चीज़ें आपकी सेफ्टी के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। तो आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको यहाँ शेयर की है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए मैं हमेशा आभारी हूँ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।